सबसे पहले बुलेटिन में आपको कानपुर से आ रही बड़ी खबर देंगे। बिकरू कांड से जुड़ी हुई ही ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बिकरू कांड वही कांड है जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए और उसके बाद विकास दुबे को ढेर किया गया एनकाउंटर में। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको ये दे दें, इस घटना से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये मिल रही है कि विकास के भाई को अब तक आरोपी नहीं बनाया गया। विकास दुबे का भाई अब तक आरोपी नहीं बनाया गया है, क्यों, ये सवाल बना हुआ है। दूसरा, विकास के भाई दीपू पर पुलिस ने इनाम रखा है। दीपू की बंदूक से पुलिस पर फायरिंग की गई थी, इस तरह के आरोप है। 12 फरार आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं एबीपी गंगा पर। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे के भाई को अब तक आरोपी नहीं बनाया गया लेकिन इनाम रखा गया है। प्रभात हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। प्रभात, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इनाम भी रखा गया है और दूसरी तरफ उनको आरोपी भी नहीं बनाया गया है, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, पहला। दूसरा सवाल, जो 12 फरार आरोपी हैं जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया, ये एनबीडब्ल्यू क्या होता है और इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार विकास दुबे कांड के बाद धरपकड़ तेज रही, कई लोगों के नाम खुले, फिर चाहे वो खुशी का नाम हो या फिर जिस तरह से जो भी गिरफ्तार किया गया, उसने पूछताछ में जिसका नाम बताया उसको आरोपी बनाया गया। लेकिन पूरे घटनाक्रम में जो विकास दुबे का भाई है दीपू दुबे, उसको कानपुर पुलिस ने अभी तक बिकरू कांड में आरोपी नहीं बनाया, जबकि विकास दुबे का भाई दीपू दुबे है उसको लखनऊ पुलिस ने पुराने मुकदमे जो है उसको लेकर इनाम घोषित कर रखा है और वो अभी फरार चल रहा है। लेकिन कानपुर पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक उसको आरोपी नहीं बनाया और ना ही उसका नाम जो है वो बढ़ाया है। तो वहीं अगर एनबीडब्ल्यू की बात की जाए तो नॉन वेरिएबल जो ये पूरा है मामला है, तो उसमें एनबीडब्ल्यू निकाली गई है कि आरोपी जो अभी गिरफ्त से बाहर है और लगातार वहां पर हाजिर नहीं हो रहे हैं और पुलिस ठीक है, नॉन वेरिएबल वारंट जारी किया गया है 12 फरार आरोपियों के लिए। लेकिन प्रभात, जो सवाल है कि विकास दुबे का जो भाई है उसके ऊपर इनाम रखा गया, अभी तक फरार चल रहा है, क्या बिकरू कांड में उसकी भूमिका थी? अगर पुलिस भूमिका मान रही है तो उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, जब ये कहा जा रहा है कि उसकी बंदूक से भी फायरिंग हुई है? बिल्कुल, घटना के वक्त उसकी उपस्थिति के लेकर पुलिस संशय में बनी हुई है, लेकिन जो सेमी ऑटोमेटिक गन जो है जिसका इस्तेमाल किया गया है वो विकास दुबे के भाई दीपू दुबे के नाम पर ही थी और पूरी घटना में उसका इस्तेमाल किया गया। ये पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के सूत्र है, वो बताते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक गन से ही वहां पर पुलिसकर्मियों को फायर की गई थी। बावजूद उसके जब लखनऊ पुलिस ने उसके ऊपर इनाम घोषित कर रखा है और वो फरार है, लेकिन कानपुर पुलिस ने उसको अभी तक किसी तरह से भी पूरे घटनाक्रम में दोषी नहीं बनाया। वहीं उमाकांत की जब हाजिर होता है उसके बाद पूछताछ में अपने भाई का नाम लेता है, श्रीकांत का नाम लेता है, जिसको भी आरोपी बना देती है पुलिस। लेकिन विकास दुबे के बड़े जो भाई है उसको अभी तक पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया। जी प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। पहला तो जो 12 फरार हैं, तस्वीरें जारी की गई, उनके नाम जारी किए गए पुलिस की तरफ से, वो फरार है तो गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किया गया। तो दूसरा, विकास दुबे का भाई फरार है, उस पर इनाम रखा है पुलिस ने, लेकिन उसको आरोपी नहीं बनाया गया बिकरू कांड में, क्यों, ये सवाल है। जबकि ये कहा जा रहा है पुलिस सूत्रों की तरफ से कि उसकी सेमी ऑटोमेटिक बंदूक का इस्तेमाल किया गया था बिकरू कांड में। खबर अब बुलंदशहर से और खबर बहुत बड़ी है। बुलंदशहर में मनचलों की छेड़खानी के चलते एक हादसा हुआ और हादसा ऐसा जिसमें होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। बुलंदशहर से एबीपी गंगा पर यह बड़ी खबर। दरअसल अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी सुदीक्षा। दो मनचले इस बीच में आते हैं, दो मनचले पीछा करने लग जाते हैं सुदीक्षा का, उनके चाचा का, पप्तियां कसते हैं, छेड़खानी करते हैं। अब चाचा बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खो बैठते हैं और उसके बाद सुदीक्षा की मौत हो जाती है हादसे में। मोटरसाइकिल गिर जाती है उनकी और हादसा हो जाता है। अमेरिका में पढ़ती थी सुदीक्षा और इतनी होनहार थी कि स्कॉलरशिप मिली थी, अमेरिका में पढ़ रही थी, बहुत सपने थे, लेकिन सारे सपने चकनाचूर कर दिए उन मनचलों ने, उन पप्तियां कसने वालों ने। दूसरी तरफ पुलिस पर सवाल रोजाना उठते हैं, सवाल उठते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है और ऐसे एक एक करके जिंदगियां खत्म हो रही हैं लाडलियों की। लाडली की मौत के बाद परिवार में कोहराम है। ये शान थी पूरे इलाके के लिए, पूरे बुलंदशहर की शान थी, क्योंकि टॉप किया था 12वीं में, उसके बाद से सभी ने सम्मानित किया था। स्कॉलरशिप मिली थी, देखिए 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिलना कोई छोटी बात और मामूली बात नहीं है। स्कॉलरशिप मिली थी, कितनी टैलेंटेड, कितनी प्रतिभाशाली सुदीक्षा थी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अमेरिका में पढ़ रही थी। लेकिन मनचलों की पप्तियां कसने से परेशान, मनचले छेड़खानी कर रहे थे
बाइक डिसबैलेंस हुई, छात्रा की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है? क्या वो मंचले जिम्मेदार है? और क्यों पुलिस को जिम्मेदार न माना जाए जो गश्त पर नहीं है, जिसका डर, जिसका खौफ अभी तक मंचलों में नहीं है? हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही समथिंग। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा वो। स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाके फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है। पुलिसकर्मी का बयान आपने सुना। बड़ा आसान होता है मीडिया में सामने आकर बयान दे देना कि हमने ये कर दिया है, अभी हम ये करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं मंचलों को रोका जा रहा, क्यों मंचले इतने बेखौफ है? सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अनुभव का, जो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। अनुभव, पहला सवाल तो ये, जिंदगी खत्म होनी थी, खत्म हो गई है मंचलों की वजह से। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? किसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है? नामजद किया है या अज्ञात किया है? देखिए, जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जो पीड़ित है, जिनके परिजन, जिनकी छात्रा के जो परिजन हैं, उनकी तहरीर पर अज्ञात जो बाइक सवार हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लगातार पुलिस फिलहाल अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है। यूपी गंगा प्राथमिकता से इस खबर को दिखा रहा है, आपको बता दूं कि तो इसी कारण जो पुलिस है वो भी हरकत में है और लगातार पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से अनुभव सवाल ये है कि बात ही तो करती है हमेशा, ऐसे में काम कब करेगी? कितनी टीमें बनाए गए उनको पकड़ने के लिए? कौन से गांव का मामला है? क्योंकि उनके चाचा ये बात बता रहे हैं कि एक गांव पड़ता है रास्ते में, टीसी लेकर जब आ रहे थे तो एक गांव के पास में बुलेट से छेड़खानी करने लगे, स्टंट करने लगे, फिर अचानक रोक दिया, एक्सीडेंट हुआ। वो कौन सा गांव था? क्या कैमरे, सीसीटीवी फुटेज वहां पर चेक की जा रही है, नहीं की जा रही? क्या किया पुलिस ने अब तक, क्या किया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र का मामला है। ये बुलंदशहर से आगे पड़ता है औरंगाबाद, वहाँ का मामला है जहाँ की बात पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है, पुलिस पहले तो इसको रोड एक्सीडेंट मान नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से जो परिजन है उनका बयान सामने आया है लगातार कि जिस तरीके से कि जो बुलेट सवार है वो उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे और बुलेट को अचानक से आगे लगा दिया गया और जिसके कारण जो पीछे से आ रही थी इसकी दीक्षा जिस पे सवार थी, उनकी बाइक आ रही थी, वो बैलेंस खो बैठी और वो गिर के सड़क पे गिर गए, उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब पूरे मामले में गंभीरता से लेते हुए अब कार्रवाई की बात कर रही है। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कितनी जल्दी उन आरोपी तक पहुंच पाती है और उनको गिरफ्तार कर पाती है। अनुभव, परिजनों से आपकी बात हो पाई होगी, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? परिजनों का यही कहना है कि जो फिलहाल परिजन गमजदा है, क्योंकि जो छात्रा है वो काफी होनहार थी, जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी। आपको बता दूं कि जो परिजन है उनका यही कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी हो और जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है तो बिल्कुल उन्हें फांसी की जो मांग कर रहे हैं जो परिजन है और काफी गमजदा है। क्या परिवार का, पुलिस का कोई और आला अधिकारी पहुंचा है मौके पर? घटनास्थल का जायजा लिया है? किसी ने देखा है, कुछ किया अभी तक? जी बिल्कुल, लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। आपको बता दूं कि वो खुद स्वयं इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो एसपी सिटी हैं पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाकायदा जो सीसीटीवी फुटेज है या रोडों के आसपास जो भी कैमरा लगे हैं उनकी तलाश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अनुभव, फुटेज आखिरी सामने सवाल आए। मेरा है, सवाल यह है कि जहां से वो आ रहे थे, क्या इस बीच में कोई थाना नहीं पड़ रहा था? मैं अनुभव आपके पास फिर से लौटूंगा, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन जी, एक होनहार छात्रा, सिर्फ इसलिए उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके साथ छेड़खानी हो रही थी। दूसरी तरफ आप लोग दावा करते हैं कि पुलिस व्यवस्था उत्तर प्रदेश से बेहतर कहीं और नहीं, बदमाशों के लिए, मंचलों के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब कैसे मान लें हम? एक होनहार छात्रा को हमने गवा दिया है, सुदीक्षा को नहीं रही हमारे बीच। नहीं, पूरी घटना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यजनक है और हम इस पूरे प्रकरण की शासन के स्तर पर जांच की जाएगी
और जिन्होंने लापरवाही की है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, पुलिसकर्मियों पर। और जो इसमें दोषी हैं, नहीं वो चंद्रमोहन किसी जी, भी बहुत हालत अच्छी में बात है कि अब आप कार्रवाई करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप कार्रवाई जो करेंगे वो तो करेंगे, बात की बात है, कब तक होगी वो अलग अलग विषय है। ये हुई क्यों घटना इस तरह की, क्यों मंचलों में खौफ ही नहीं है पुलिस का? आप अगर उनके चाचा का बयान सुनेंगे, वो ये बताते हैं कि पहले छेड़खानी करते हैं, आगे पीछे मोटरसाइकिल को ले जाते हैं, स्टंट करते हैं, फप्तियां करते हैं, अचानक मोटरसाइकिल आगे लगा देते हैं। ये किस तरह का माहौल है? कोई थाना नहीं, कोई गश्त नहीं है पुलिस की? ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो भी पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो। कब तक कार्रवाई होगी और किस तरह की कार्रवाई होगी? सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद फिर बहाल हो जाते हैं कुछ वक्त के बाद? शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई होगी, शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई। चंद्रमोहन जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता बीजेपी, बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। उन्होंने ये बात कही है कि वो पुलिसकर्मी जो जिनकी ड्यूटियां वहां पर थी उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर कार्रवाई होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे दें, एबीपी गंगा पर उनका ये कहना है कि पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन बदमाशों को तो पकड़ेंगे, हालांकि उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी पुलिस के पास है नहीं कि वो कौन थे, क्योंकि मुकदमा जो लिखा गया वो अज्ञात के खिलाफ लिखा गया है, यानी कि पुलिस को जानकारी नहीं है। कितनी टीमें बनाए गए हैं, क्या बनाए गए, कोई जानकारी पुलिस नहीं दे रही है। क्या काम अब तक किया है वो भी जानकारी नहीं दी गई। तो ऐसे में कब काम शुरू करेंगे, कब जांच शुरू होगी, कब गश्त पर जो है वो जाएंगे, कब ढूंढेंगे, मालूम नहीं। लेकिन इस बीच में ये जरूर कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी सुदीक्षा की मौत पर। अब पुलिस ये कह रही है कि वो कार्रवाई करें। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता एबीपी गंगा के साथ जुड़े और उनका ये कहना है कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। तो ये जानकारी आपको देते हैं कि जो लापरवाह पुलिस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक सवाल यही है, एक सवाल ये भी है कि पुलिस कर्मियों पर जो कार्रवाई होती है वो सस्पेंशन की होती है, वो उनको निलंबित किया जाता है जो कुछ वक्त के लिए होता है, फिर उसके बाद बहाल हो जाते हैं, फिर जस की तस स्थिति होती है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा पर हम आपको दे रहे हैं। सुदीक्षा की मौत के बाद अब लोग ये सवाल उठाने लगे हैं। खबर बागपत से, अब जहां पर मनचले बेखौफ है, बागपत से खबर आपको देते हैं। इससे पहले बुलंदशहर की खबर हमने आपको दिखाई और अब बागपत की खबर भी आप जान लीजिए। छेड़खानी का विरोध करने पर हमला किया गया, युवती के घर पर पथराव किया गया। यानी कि एक मामला नहीं है, इस तरह के बहुत सारे मामले रोजाना आते हैं। एबीपी गंगा आपको कई बार इस तरह की घटना दिखाता है और आप इन तस्वीरों को देखिए, पत्थरबाजी हो रही है। अमूमन जमीनी विवाद में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलते हैं कि दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं, लेकिन ये बागपत की बेखौफ तस्वीर, बागपत की डरा देने वाली तस्वीर, बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे, पूरी ताकत के साथ फेंके जा रहे हैं युवती के घर पर, क्योंकि युवती ने छेड़खानी का विरोध किया। हमले में युवती समेत 6 लोग घायल हुए। बड़ौत कोतवाली का ये मामला है, केस दर्ज किया गया फिलहाल। ये बड़ी खबर इस वक्त एबीपी गंगा पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए और कैसे पत्थरबाजी हो रही है। क्यों? क्योंकि छेड़खानी का युवती ने विरोध किया। यानी कि ये मंचले चाहते थे जिस लड़की को छेड़ना चाहते थे, ये चाहते थे कि लड़की उसका विरोध ना करे। ये किस तरह का माहौल और ये किस तरह की सोच है? छेड़खानी का विरोध करने पर युवती पर हमला किया गया, युवती के घर पर कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। तस्वीरें जितना कुछ बोल रही हैं, हमें उतना बोलने की जरूरत नहीं है। राजीव हमारे संवाददाता बागपत से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये घटना कब की है, पूरा का पूरा मामला दर्शकों का आप समझाए भी और साथ साथ ये भी बताइए कि क्या कोई कार्रवाई हुई है मामले में? ये घटना देर शाम कल की है। यहाँ पर एक युवती के साथ कुछ दबंग लोगों ने छेड़छाड़ की थी। बड़ौत शहर का कोतवाली का मामला है। युवती ने इस बात को अपने परिजनों को बताया, उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों को यह गवारा नहीं हुआ, जिसके बाद काफी संख्या में आरोपी अपने छतों पर चढ़ गए और ईंट पत्थर बरसाने युवती के मकान पर शुरू कर दिए। इस घटना में उसी युवती समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजीव, बने रहे आप हमारे साथ बने रहे। मैं आगे आपके पास लौट रहा हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि युवती ने छेड़खानी का विरोध किया था। एक और बड़ी खबर है बागपत से ही है, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या, संख्यक होकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त बागपत से एक और बड़ी खबर, 3 अज्ञात बाइक सवार आए और हत्या कर दी गई। हमारे साथ राजीव संवाददाता बने हुए। राजीव, इस खबर पर अपडेट दीजिए। ये अभी कुछ देर पहले का मामला है। यहाँ पर पूर्व जिलाध्यक्ष अपने खेत में मॉर्निंग वॉक पर हर रोज की तरह टहलने गए थे। इसी दौरान वहाँ घात लगाकर बैठे 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी।
पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी यह नहीं पता चला है कि हत्या का कारण कौन है, क्या था और वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इस गिरोह के थे या क्या उनसे रंजिश चल रही है। बहरहाल पुलिस इन सब बातों की पड़ताल कर रही है। बहरहाल अभी मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष का शव वहीं पर पड़ा हुआ है, उस पर जिन्होंने कोहराम मचा हुआ है। जी राजीव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बेखौफ बदमाश अपराधी पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना का कहर यूपी में लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में 4197 नए मरीज मिले हैं यूपी में, वहीं 51 की मौत भी हो गई है। आपको ये बता दें कि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल कहीं पर है तो वो लखनऊ का है, जहां पर एक दिन में 629 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और इतना ही, सबसे ज्यादा केसेस लखनऊ में है, जहां पर अब तक 149 मरीजों की मौत हो चुकी है और अभी भी 6337 एक्टिव केसेस हैं। 6337 एक्टिव केसेस हैं। जी, लखनऊ की ये स्थिति है और ये स्थिति बेहद बुरी है। और ये स्थिति तब है जब सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे नेता, सब लोग लखनऊ में रहते हैं। सबसे ज्यादा बेहतर व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है कि लखनऊ में राजधानी है, लेकिन उसके बाद भी इतने बुरे हाल। सीधे करते हैं हमारे संवाददाता संतोष का, जो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, वीकेंड लॉकडाउन हो, तमाम दूसरे तरीके हो, ऐसा नहीं है कि बैठकें ना हो रही हैं, बैठकें भी हो रही हैं, टीम 11 की बैठकें भी हो रही हैं, फिर केसेस कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि राजधानी लखनऊ में ही हालात सबसे ज़्यादा बेकाबू होते नज़र आ रहे हैं। जब कोरोना का संक्रमण फैला तो जिन शहरों में, चाहे नोएडा, गाज़ियाबाद, आगरा, ये 3 ऐसे शहर थे जहां पर संक्रमण सबसे ज़्यादा फैला। और आगरा के बारे में तो कहा जाने लगा कि उसका दूसरा नाम कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश का वुहान शहर बनता जा रहा है। लेकिन समय रहते नोएडा, आगरा, तमाम जिला प्रशासन ने इस पर नियंत्रण किया और आज वहां पर कोरोना का जो संक्रमण है वो नियंत्रण में है। लेकिन राजधानी लखनऊ में हालात भयावह होते जा रहे हैं। रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। 629 लोग नए मरीज आए हैं। अभी तक 6000 से ऊपर 6337 करीब मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। ये राजधानी लखनऊ का हाल है कि जब उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में हालात काबू में हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मरीज अगर कहीं पर 24 घंटे के अंदर निकलते हैं तो वो राजधानी लखनऊ में निकलते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अफसरों की जो बयानबाजी है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज़ सुबह कोविड को लेकर के टीम 11 की बैठक करते हैं, उसके बाद उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में हालात काबू में है, लेकिन राजधानी लखनऊ में हालात बेकाबू हो रहे हैं। रोज एक और इन्हीं बेकाबू हालातों पर हम सवाल लगातार उठा रहे हैं कि आखिर दूसरे जिलों में स्थिति बेहतर और लखनऊ में खराब क्यों है, जहां से सारे नियंता यहां पर बैठते हैं, सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। आपका संतोष इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जब वही पॉलिसीज दूसरे जिलों में कारगर है तो फिर लखनऊ में हालात बेकाबू क्यों है, ये सवाल। अगली बड़ी खबर मथुरा से। इस्कॉन मंदिर में कोरोना का संक्रमण और इस्कॉन मंदिर में 22 कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले। ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि जन्माष्टमी से पहले 22 कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं और इससे हड़कंप मच गया है। सौरभ गौतम हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। सौरभ, बताइए, ये 22 जो कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले इस्कॉन मंदिर में, पहले तो पॉजिटिव केस मिलने के बाद क्या एक्शन हुआ है? दूसरा, ये कौन है? क्या ये टूरिस्ट है, श्रद्धालु है या पुजारी है? कौन है जो पॉजिटिव मिले? देखिए, ये मंदिर में जो कीर्तन करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, पुजारी हैं, सब तरीके के वहाँ पर लोग हैं। जो 22 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, दरअसल एक ब्रह्मचारी जो वहीं पर इस्कॉन में जो पाठ पूजा करता था, उसको बुखार आया था। बुखार आने के बाद उसने प्राइवेट लैब में जांच कराई तो उसकी पॉजिटिव आई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे इस्कॉन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रैंडमली सभी का जांच किया तो वहां पर 22 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट निकली, जिनमें बता दें कि 5 ब्रह्मचारी हैं, कुछ वहां पर भजन कीर्तन करने वाले हैं, कुछ और पुजारी भी हैं। सब समेत मिलाकर उसमें 22 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को 22 की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद मंदिर को सील कर दिया गया है। पूरे मंदिर में आवागमन सभी का बंद है। हालांकि पहले से ही श्रद्धालुओं का प्रतिबंध था, वहां पर एंट्री नहीं थी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। सिर्फ वहां पर पुजारी और जो ब्रह्मचारी थे, भजन कीर्तन वाले थे,
उनका ही ठीक है सौरभ, आपका इस पूर्णतः तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मंदिर को सील कर दिया गया है, सबको आइसोलेट कर दिया गया है। 22 पॉजिटिव केसेस मथुरा में मिले। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज दोपहर के बाद गोरखपुर जाने वाले हैं, जहां पर वो पहले तो बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसके बाद कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। खबर है कि सीएम योगी गोरखपुर में जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, जो 12 अगस्त को होने वाला है। आज मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और कल जन्माष्टमी के मौके पर हर बार की तरह कान्हा को झूला झुलाएंगे, उत्सव में शामिल होंगे। लेकिन कोरोना काल के चलते खास लोगों को ही मंदिर में आने की अनुमति मिली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा और जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाना, लेकिन उससे पहले बाढ़ पीड़ितों, क्योंकि वहां पर जो राप्ती है, घाघरा नदी है, सब उफान पर है। इसकी वजह से हजारों आबादी प्रभावित है। सिर्फ गोरखपुर की बात करें तो करीब 80,000 की आबादी से बताया जा रहा है कि प्रभावित है। तो ऐसे में उन लोगों को राहत सामग्री खुद मुख्यमंत्री बांटेंगे। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। रात्रि विश्राम भी उनका गोरखपुर में ही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा, गोरखपुर उनका गृह क्षेत्र और गोरखपुर वो जाते रहते हैं, लेकिन इस बार खास मौका है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी से पहले वो जाने वाले हैं, पहले बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे। उसके बाद नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए, जो गोरखपुर में ही है। नीरज, आप बताइए कि कितने बजे एग्जैक्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिलसिलेवार उनके कार्यक्रम भी आप बता दीजिए। देखिए राजीव, 3:50 पर उनका हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का सहजनवा तहसील के तिलौरा गांव में उतरेगा। वहां पर माठ, विरार, कोहार भार के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री मुख्यमंत्री बांटेंगे और उसके बाद सीधे सर्किट हाउस में आकर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और यहाँ पर वो कोविड और संचारी रोग, क्योंकि जो 24 घंटे में मामले हैं 235 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, इसलिए कोविड और संचारी रोगों के लिए जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनके साथ वो बैठक करेंगे और साथ में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो भी रहेंगे साथ में। और इस दौरान वो जानेंगे स्थिति क्या है और आखिर क्या वजह है कि लगातार जो कोविड के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं गोरखपुर में। और इसके बाद वो बाल रोग अस्पताल है उसके अधिकारियों ठीक है नीरज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए तो धन्यवाद। नजर आप बनाए रखें। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3 बजे के बाद पहुंचेंगे वहां पर और तैयारियां वहां पर है और बाढ़ प्रभावितों से मिलने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।